चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। आज हम सबसे पहले द हिंदू की खबरें उठाएंगे साइंस वाले पेज से। पहली जो खबर आई है वो सूरज में कुछ स्टडी की गई है, सन की कुछ स्टडी की गई है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सूरज से हम धीरे धीरे जैसे जैसे दूर होते जाते हैं तो वैसे वैसे उसका जो टेम्परेचर है किस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। जबकि सूरज से यदि आप दूर होते जाओगे तो टेम्परेचर घटते जाना चाहिए, लेकिन सूरज के मामले में उल्टा होता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि सूरज का जो वायुमंडल होता है ना, इसकी सरफेस से ज़्यादा गर्म होता है। आखिर इसका रीजन क्या है? वैज्ञानिकों ने इसका हल निकालने का दावा करा और इसको साइंस पत्रिका में कुछ टाइम पहले प्रकाशित किया था। बताया जा रहा है कि सूरज का जो केंद्र होता है उसका टेम्परेचर 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सतह जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, इसका टेम्परेचर मात्र 5700 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और फोटोस्फीयर का 5700 डिग्री सेल्सियस है। सूरज के चारों ओर उपस्थित इसका जो वायुमंडल है, जिसे कोरोना कहते हैं हम, ठीक है, सूरज के चारों ओर का जो एरिया है वो कोरोना कहलाता है। इसका टेम्परेचर इसकी सरफेस से बहुत अधिक होता है। सूरज के वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़कर अधिकतम 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि हम यहाँ का कितना देखें, 5700 डिग्री। बढ़ के कितना हो गया, 10 लाख डिग्री सेल्सियस हो गया है। और नॉर्मली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम किसी गर्म पिंड से, गर्म लोहे से दूर जाते जाते हैं तो ऊष्मा का कोई अन्य सोर्स न होने की वजह से टेम्परेचर लगातार घटते जाता है। लेकिन सूरज के मामले में ये उल्टा हो जाता है। यदि हम इसकी सरफेस से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और टेम्परेचर में ये वृद्धि सतह से लाखों किलोमीटर दूर तक होती है, ऐसे नहीं कि 1-2 किलोमीटर तक। इसका मतलब ये हो गया कि सूरज का जो वायुमंडल रहता है वहाँ पर कोई एनर्जी का सोर्स है, ऊष्मा का सोर्स है, तभी तो हमको एनर्जी मिल रही है। वो जो सोर्स है उसको हम कहते हैं सोलर स्पीक्यूलस, सौर स्पीक्यूलस। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का इसकी सतह से अधिक गर्म होने की मुख्य कारण कौन है? सौर स्पीक्यूलस है। ये सूर्य की सतह पर गैसर जैसी संरचना होती है, गैसर की तरह संरचना होती है। एक प्रकार से जेट रहते हैं जो कि कोरोना और स्फोटोस्फीयर के मिलने से उत्सर्जित होते हैं। दोनों जब मिलते हैं, कोरोना और उसका वायुमंडल, उसी के चलते चलते ये बनते हैं। ये किसी एक समय में सूरज की सतह पर लाखों की संख्या में हो सकते हैं, 5 से 10 मिनट में समाप्त भी हो जाते हैं। नॉर्मली इनको आप देखोगे तो आपके जो बाल रहते हैं उनके जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी लंबाई 5000 किलोमीटर और व्यास 500 किलोमीटर तक हो सकता है। अभी तक ये अनुमान लगाया गया है कि ये स्पीक्यूलस एक नलिका की तरह काम करते हैं, जिसके द्वारा सूर्य के केंद्र से द्रव्यमान और ऊर्जा फोटोस्फीयर को पार करते हुए कोरोना तक पहुंच जाती है। सूरज है, सूरज से एनर्जी को एक नली के माध्यम से ये ले जा रहे हैं, फोटोस्फीयर में गए, फोटोस्फीयर के बाद फिर कोरोना तक पहुंच गए। माना जाता है कि जो स्पीक्यूलस हैं इनका निर्माण धन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से बने प्लाज्मा से होता है, और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए इनके टेम्परेचर में वृद्धि होते जाती है। अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देख लेते हैं क्या बात कही गई है। होम मेड एनालॉजी दैट हेल्प्स स्टडी सोलर स्पीक्यूलस इन द लैब। पूरी तरह से हमने एक मॉडल तैयार किया था, जैसा मॉडल रहता है सूरज का, सूरज से किस प्रकार से स्पीक्यूलस बनते हैं, वो चीज़ को यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है और स्टडी की गई है सोलर स्पीक्यूलस के बारे में। तो इसमें क्या काम किया गया था? स्पीकर है, स्पीकर के मुंह में हमने क्या कर दिए, पेंट को पोर्ड कर दिए। इसके बाद व्हेन फेड म्यूजिक, उसके बाद आपने म्यूजिक का बटन दबा दिए। ब्रेक आउट एंड स्पीक्यूलस लाइक जेट, इससे ये चीज़ दिखा हमको कि स्पीक्यूलस के जैसी कुछ जेट निकली थी।
इसी को यहाँ पर बताया गया है। द सन आवर क्लोजेस्ट स्टार, सूरज जो कि हमारा सबसे नज़दीकी तारा है, कंटिन्यूज टू प्रेजेंट अस विथ न्यूमरस पजल्स, कई सारी पहेलियाँ हमारे साथ में लेके आया है। एक प्रॉब्लम जो कि कंसर्न है किससे, सूरज से। आवर एस्ट्रोनॉमर्स आर कीन टू स्टडी हैज़ टू डू विथ सोलर स्पेकुलस। एक चीज़ है जिसको लोगों को अभी स्टडी करना है, वो है सोलर स्पेकुलस। ये सोलर आप स्पेकुलस होते क्या है, ये एक प्रकार से जेट्स रहते हैं, ठीक है। जेट्स जिसको आप बौछार कह सकते हो, धारा कह सकते हो, जेट्स ऑफ प्लाज्मा शूटिंग आउट फ्रॉम द सन्स आउटर मोस्ट लेयर द क्रोमोस्फेयर एंड मेकिंग इनकर्जन्स इनटू इट्स एटमॉस्फेयर। और भी गहराई से यहाँ पर समझाने की बात की जाती है कि जो सोलर स्पेकुलस रहते हैं वो राइज होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट फ्रॉम द सन्स क्रोमोस्फियर एंड पियर्स द सन्स एटमॉस्फेयर और कोरोना। लगभग जो रहते हैं किस रूप में राइज होते हैं, फॉरेस्ट के रूप में, फ्रॉम द सन्स क्रोमोस्फेयर, सन्स का जो क्रोमोस्फेयर रहता है, और फिर ये पियर्स हो जाते हैं किसके साथ में, सूरज के एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल के साथ में प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, या फिर जिसको आप कोरोना कह रहे हो। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना क्रोमोस्फेयर, ये उसकी सरफेस हो गई। ए टिपिकल स्पेकुलर में भी 4000 से 12000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 300 से 1100 किलोमीटर वाइड। 4000 से 12000 किलोमीटर ये लंबा हो सकता है और 300 से 1100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो सकती है। दीज आर स्ट्रक्चर्स दैट आर बिलीव टू ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, मोमेंटम का, टू द सोलर विंड एंड टू प्रोवाइड हीट टू सोलर कोरोना। अब सौर जो पवनें रहती हैं उसको मोमेंटम प्रोवाइड करती हैं यही स्पेकुलस, एंड टू प्रोवाइड हीट टू सोलर कोरोना। सोलर का जो कोरोना है वहाँ पर गर्मी कौन पैदा करते हैं, ये ही, विच इंट्रिंगली कैन बी ए मिलियन डिग्री सेल्सियस हॉटर देन क्रोमोस्फियर। जहाँ से पैदा हुए हैं उससे ज़्यादा टेम्परेचर ये पैदा करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ का एग्जांपल लिया जाता है कि ये एक स्पीकर रखा है, स्पीकर के ऊपर यदि आप पानी रख दीजिए या फिर स्पीकर के ऊपर आप पेंट रखिए, पानी रखोगे ना तो पानी में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, और यदि आप वहीं पर पेंट यदि रख देते हो तो पेंट जो है लंबी लंबी धारा के रूप में आपको दिखाई देगा ऊपर नीचे होते हुए। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो प्राणी जगत से देखने वाले हैं। इसमें प्राइमोर्डियल ऑक्टोपस से रिलेटेड एक खबर आई है। प्राइमोर्डियल मतलब होता है मौलिक, प्रारंभिक, जिसको आदि भी हम कहते हैं, आदि का मतलब पुराने ज़माने का। प्राइमोर्डियल ऑक्टोपस हैड 10 आर्म्स, उसकी कितनी आर्म थी, 10 आर्म थी। ए फॉसिल इन सेंट्रल मोंटाना, सेंट्रल मोंटाना के फॉसिल का अध्ययन किया गया है, जीवाश्म का, इज़ द ओल्डेस्ट नॉन रिलेटिव ऑफ टुडेज ऑक्टोपस। आज के ऑक्टोपस का जो रिलेटिव है, सबसे पुराना रिलेटिव कहाँ का है, मोंटाना का, ठीक है, सेंट्रल मोंटाना में एक जीवाश्म है, वो उसका सबसे पुराना रिश्तेदार कह सकते हैं आप। फॉर रफली 300 नॉन ऑक्टोपस स्पीसीज ड्वेलिंग इन द वर्ल्ड्स ओशियन, इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व के ओशियंस में। हैविंग 8 आर्म्स इज ए डेफिनिंग कैरेक्टर, 8 भुजाएं हैं, आप इस रूप में उसको परिभाषित करते हो। लेकिन दैट इज नॉट द वे इज स्टार्टेड, लेकिन वो बात नहीं है जो स्टार्टिंग में रही होगी। साइंटिस्ट सेड ए फॉसिल अनअर्थ इन सेंट्रल मोंटाना ऑफ ए स्पीसीज नेम्ड है इसका सिलीप्स मोपोडी बिडेनी, ये उसका नाम रखा गया है। रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट नॉन रिलेटिव ऑफ टुडेस ऑक्टोपस एंड पोस्ट आर्म, उस जीव की 10 भुजाएं हैं, ठीक है, और ये आज के टाइम का सबसे पुराना ऑक्टोपस माना जाता, उसका जीवाश्म यहाँ मिला है।
with 2 being twice as long as the other 8। यहाँ पर उसके साइज को लेकर के बात बताई गई, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्रजाति है ये लगभग 4 से 3/4 इंच मतलब 12 सेंटीमीटर लंबी है। हैड ए टॉर्पेडो शेप्ड बॉडी, टॉर्पीडो की तरह इसकी बॉडी है। एंड स्क्विड लाइक अपीयरेंस, दाउ इट वाज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू स्क्विड। स्क्विड की जैसी इसकी शकल सूरत तो है, लेकिन ये उससे कोई रिलेट नहीं रखता है। It also is the oldest known creature with suckers। सकर्स मतलब होता है चूसने वाला प्राणी, तो उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। विच इनेबल्स द आर्म्स टू बेटर ग्रास्प प्रे एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो ये जो आर्म होती हैं इसकी ना, उसको बेटर ग्रास्प मतलब पकड़ना, किसको, जिसका भी वो खून चूसना चाहता है या फिर जो भी जिसका भी शिकार करना चाहता है, तो उसको वो अच्छी तरह से पकड़ सके, इसके लिए उसके पास ज़्यादा भुजाएं होती। द फॉसिल ग्रेटली चेंजेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑक्टोपस इवॉल्व एंड इंडिकेट्स दैट द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप सुपरफिकली रिजेंबल्ड लिविंग स्क्विड। बताया जा रहा है ये जो प्रजाति है जिसकी खोज हुई है कि ये सबसे पुराना ऑक्टोपस की प्रजाति है। इसने हमें 82 मिलियन पीछे धकेल दिया है। उस टाइम की तस्वीर ये दिखा रहा है। द ओरिजिन्स ऑफ ए ग्रुप कॉल्ड वेम्परीपोड दैट इंक्लूड्स टुडेज ऑक्टोपस। ये जो प्रजाति है वो रिप्रेजेंट करती है ओनली मेंबर ऑफ द ऑक्टोपस लाइनेज विथ 10 आर्म्स। ठीक है, इनका संबंध किससे है? 10 आर्म्स वाले ऑक्टोपस से। मीनिंग 2 वर लॉस्ट इन लेटर इवोल्यूशन। बात ऐसी है कि धीरे धीरे जब इनका विकास होते गया तो 2 आर्म इसकी खत्म हो गई। देयर आर न्यूमरस similar example in the history of life on earth, such as the reduction in number of digits seen in meat eating dinosaur or horses। अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री में। ठीक है, जैसे कि रिडक्शन इन द नंबर्स ऑफ डिजिट सीन इन मीट ईटिंग डायनासोर्स। इसकी लोकेशन बताई जाती है। ठीक है, तो आपका जो ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल खाड़ी है बे मोंटाना, एट द टाइम वाज सिचुएटेड क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटर के क्लोज में ही ये एरिया है, गर्म पानी में ये छिपता था। इट में हैव बीन ए मिड लेवल प्रीडेटर ईटिंग ए स्मॉल इनवर्टिब्रेट। छोटे छोटे ये जीव जंतुओं को ये खाता था। ठीक है, इनवर्टिब्रेट मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको कहा जाता है। इसमें एक वर्ड आया है मीटेरॉइड हंटिंग। मीटेरॉइड हंटिंग इज द सर्च फॉर मीटेरॉइड्स। ठीक है, मीटेरॉइड की जो खोजबीन है उसको मीटेरॉइड हंटिंग कहते हैं। ए पर्सन इंगेज्ड इन द सर्च फॉर मीटेरॉइड्स इज नोन एज मीटेरॉइड हंटर। मीटेरॉइड हंटर्स में भी एमेचर मतलब शौकीन हु सर्च ऑन द वीकेंड्स एंड आफ्टर वर्क, और प्रोफेशनल्स हु रिकवर मीटेरॉइड्स फॉर ए लिविंग। तो ये मीटेरॉइड हंटिंग के लिए का देख लिया हमने। अब हम मीटेरॉइड को समझने की कोशिश करेंगे कि मीटेरॉइड आखिर होता क्या है। मीटेरॉइड को हम हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। तो मीटेरॉइड एक प्रकार से सॉलिड पीस होता है ऑफ डेब्रिस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के टुकड़े हो सकते हैं, चूरा हो सकता है, सच एज कोमेट, एस्टेरॉइड या फिर मीटेरॉइड। मीटेरॉइड से कोई टुकड़ा टूट के अलग हो गया तो हम उसको मीटेरॉइड कहते हैं। दैट ओरिजिनेटेड इन आउटर स्पेस एंड सर्वाइव्स इट्स पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट और मून। तो ये दूसरी जगह से, अंतरिक्ष में दूसरी जगह से, दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से बताया गया है नासा की वेबसाइट में।
नासा की वेबसाइट क्या कहती है, मीटेरॉइड हम किनको कहेंगे, आप इनको स्पेस की जो चट्टानें हैं, स्पेस में यदि कहीं कोई चट्टान है उनको आप कह सकते हो मीटेरॉइड। Meteoroids are objects in space that range in size from dust grains to small asteroids। मतलब इनका साइज जो है धूल के कणों से लेकर के छोटे छोटे एस्टेरॉयड के रूप में हो सकता है, जिनको आप स्पेस रॉक्स कहते हैं। When meteoroids enter Earth's atmosphere, यदि कोई मीटेरॉइड हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, और दैट ऑफ अनदर प्लानट लाइक मार्स, न धरती में या फिर अदर जगह भी प्रवेश जब करेंगे, एट ए हाई स्पीड एंड बर्न अप, हाई स्पीड में आएगा और फिर जलने लग जाएगा। द फायर बॉल्स और शूटिंग स्टार्स आर कॉल्ड मीटर्स। मीटियोर्स हम जान चुके हैं, जलने लगा है, जलते हुए दिख रहा है, लेकिन यदि वो धरती में गड्ढा बना दे, धरती को हिट कर दे, तो हम उसको मीटेरॉइड कहेंगे। व्हेन ए मीटेरॉइड सर्वाइव्स ए ट्रिप थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड हिट्स द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड मीटेरॉइड। ठीक है, मीटियोर्स और मीटेरॉइड। डेजर्ट में किस प्रकार से मीटेरॉइड मिला है, यहाँ पर ये बात करी जाती है। साइंटिस्ट फाउंड एन एग साइज मीटेरॉइड इन ए 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए यूज़ किया था उन्होंने ड्रोन्स का एंड ए न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, एक वर्ड आया यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क। ए न्यूरल नेटवर्क इज ए नेटवर्क या फिर सर्किट ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। बायोलॉजिकल जो न्यूरॉन्स रहते हैं उसका एक प्रकार से सर्किट है, अंतर्जाल होता है, आपस में जो कनेक्टेड रहते हैं। और इन ए मॉडर्न सेंस एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ ए आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स या फिर नोड्स, इसको हम कहेंगे न्यूरल नेटवर्क्स। तो इन्होंने ड्रोन और न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करा था और एक मीटेरॉइड का यहाँ पर खोज किया गया। आफ्टर meteor hunting cameras spotted a fireball last year. Researchers photographed the area using 2 drones. एक न्यूज़ आई है यहाँ पर जो कि डेटा को बताती है। ठीक है, $20 बिलियन आउटले की ज़रूरत है फॉर क्लाइमेट गोल। हमने जो क्लाइमेट के लिए टारगेट रखा उसके लिए कितना पैसा आखिर चाहिए, तो भारत को इसके लिए ज़रूरत है $20 बिलियन की, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की। इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट ईच ईयर टू अचीव इट्स क्लाइमेट टारगेट, मतलब इकट्ठे आपको नहीं, हर साल में इतना पैसा चाहिए, तब जाके हम क्लाइमेट टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एंड फंड इट्स ग्रीन ट्रांजिशंस अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, उसने ये बात कही है। द वाइट पेपर ये जारी करता है फिक्की एंड ट्राई लीगल हाईलाइट्स दैट द कंट्री नीड्स ए लार्ज बजट एलोकेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस फ्रॉम बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल सोर्सेज। तो इंडिया को ज़रूरी है अभी बजट एलोकेट करने की, इंटरनेशनल फाइनेंस फ्रॉम बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल सोर्स, इसके अलावा ग्रीन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत। The report spotlights reforms in the power sector for encouraging environmental, social and governance-led investment in India's climate transition. एक छोटी सी जानकारी है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताई गई है। झाड़ू की उड़ान, मतलब कि नॉर्मली आज घरों में जो झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, गांव तरफ तो अभी भी वो छींद की जो झाड़ू चलती है, छींद का जो पौधा रहता है उसकी बनाई जाती है, बहुत चलती है। लेकिन शहरों में जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना, वो झाड़ू किस प्रकार से बनती है, कौन सा घास उसमें यूज़ किया जाता है, ये सारी बात यहाँ पर बताई जाती है। असम में है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बनी झाड़ू भारत के लगभग हर हिस्से में बेची जाती है। असम के कार्बी आंगलोंग
के बोरमार जोंग गांव में झाड़ू बनाने के लिए घास काटने वाले आदिवासी लड़कियां ही जा रही हैं। इस प्रकार की घास की कटाई फरवरी से स्टार्ट होती है और मार्च तक चलती है, मतलब लगभग 1 महीना। ये देखिए पहला पिक्चर बता रहा है कि ये जो घास है ना वो तैयार हो गई है, अब आप कटिंग कर सकते हैं। ये कटिंग हो रही है, इसके बाद उनको इकट्ठा करके बंच के रूप में बनाया जा रहा है, घास को गुथा जा रहा है। इसके लिए भी कुछ स्किल चाहिए, चतुराई चाहिए। बताया जाता है कि दरवाजे के पीछे आराम करते हुए आपने एक फेरी वाले से जो झाड़ू खरीदी थी वो असम के कार्बी आंगलोंग जिले से आई थी। राज की पहाड़ियों में झाड़ू घास, जिसको थिस नोलेना मैक्सिमा कहते हैं, सबसे व्यापक रूप से खेती की जाने वाली नकदी फसल के रूप में उभरी। नॉर्मली झाड़ू कहते हैं वो लोग। ये झूम परती, जो झूम खेती होती है ना, तो परती मौसम में तिवा, कार्बी, खासी, ये कम्युनिटी के लोग मिश्रित फसल के लिए इसको उगाते हैं। इसका यूज़ होता है झाड़ू बनाने के लिए, और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो जलाने और गायों पे, गाय बैलों को खिलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कार्बी आंगलोंग जिला भारत में झाड़ू का सबसे बड़ा उत्पादक है। झाड़ू घास की खेती तुलनात्मक रूप से आसान होती है और इसके लिए केवल छोटे से रुपए पैसा की ज़रूरत है। छोटा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। इसको सीमांत भूमि, बंजर भूमि, झूम परती भूमि में भी आप लगा सकते हो। रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर के चिकनी दोमट मिट्टी की एक विस्तृत श्रृंखला पर अच्छी तरह से उग जाता है। रोपड़ बीज या फिर प्रकंद द्वारा इसको हम पैदावार कर सकते हैं। कटाई फरवरी में चालू हो जाएगी और मार्च के अंत तक जारी रहेगी। 90% उपज मार्च और अप्रैल के दौरान बेची जाती है, बाकी का यूज़ किसान खुद कर लेता, जैसे कि हम देखे ही हैं। आगे बताया जा रहा है ये जो ब्रूम ग्रास कल्टीवेशन है ना, ब्रूम मतलब झाड़ू घास, इसकी कल्टीवेशन में काफ़ी पोटेंशियल है। ये जनरेट कर सकती है लोकल एम्प्लॉयमेंट को और कैन बी यूज टू इन्हेंस रूरल इनकम, ठीक है। रूरल इनकम को ये बढ़ाती है। इट कंस्टिट्यूट ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर आसामीज फैमिलीज इन द बिजनेसेस। दिस ईयर द विलेजर्स सोल्ड ड्राइड ब्रूम ग्रास 90 रुपया पर किलो ऑन एन एवरेज। ट्रेडर्स फ्रॉम नियर बाई मेघालय कम टू विलेजेस। व्यापारी लोग गांव जाते हैं, ठीक है, जैसे ही ये हार्वेस्टिंग का सीजन ख़त्म होता है। फ्रॉम मेघालय द ब्रूम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस कंट्री। मेघालय के व्यापारी गांव में गए, माल आया मेघालय में और फिर मेघालय से झाड़ू पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होती। ये पूरी पिक्चर है, इसको आप देख करके आसानी से समझ सकते हो कि कौन कौन से स्टेप इसमें उठाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, द कट ग्रास इज बीइंग टेकन फॉर ड्राइंग। घास को काटा जाता है, फिर इसको सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं। इसके बाद सन ड्राइड, गुड सनशाइन इज रिक्वायर्ड टू सीजन द ग्रास। घास को धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। इसके बाद ए ट्रक लोडेड विद द ग्रास रेडी टू गो टू मेघालय फ्रॉम उलूकुंची विलेज, एक गांव का नाम है। यहाँ से माल को ट्रक में लाद दिया गया है, अब ये मेघालय जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है ड्राइड ऑन बेम्बू पोल्स। बांस के पोल्स रहते हैं, यहाँ पर इसको फिर से सुखाया गया है। इसके बाद ए जीप विद ग्रास क्रॉसेस द उमियाम रिवर ऑन द असम मेघालय बॉर्डर।